हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट यूनिवर्स। माय नेम इज संजय पटेल और हम लोगों को आज एनटीए मॉक टेस्ट नंबर 31 सॉल्व करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एज्यूमिंग द मास ऑफ द अर्थ एज 6.64 इंटू 10 की पावर 24 kg। ठीक है, अर्थ का मास एज्यूम किया गया है 6.64 इंटू 10 की पावर 24 kg के बराबर। कह रहा है एवरेज मास ऑफ द एटम दैट मेकअप द अर्थ। जो एवरेज जो एटम्स हैं जो अर्थ को बना रहे हैं, ठीक है, उनका एवरेज मास अगर देखा जाए तो 40 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज जो बना होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, तो जो एटम अर्थ को बना रहे हैं तो उनका एवरेज मास निकाला गया तो 40 यू के बराबर आ रहा है। यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स आपको बताने हैं, कितने एटम्स मिलकर अर्थ को बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, तो एक एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg के बराबर। तो 40 कितने के बराबर देखो, 40 से मल्टीप्लाई करो तो 40 mu 40 u लिख दो सीधे। ठीक है, एक mu को हम u लिख सकते हैं सीधे। तो 40 u किसके बराबर हो जाएगा, 40 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -27। ठीक है, इतना मास हो गया 40 u का। अब यह है एवरेज मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास है जो अर्थ को बनाते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास से अगर हम टोटल अर्थ के मास को डिवाइड कर दें तो हमको नंबर ऑफ एटम पता चल जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम अगर देखा जाए तो क्या करेंगे, टोटल मास कितना अर्थ का आपसे कहा गया है 6.64 इंटू 10 की पावर 24 kg के बराबर। अब इसको हम जितना एवरेज मास है उससे डिवाइड करें एक एटम का, तो एक एटम का कितना है 40 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -27। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 10 की पावर 50। ठीक है, ये 27 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 27 और 24 ये हो जाएगा 51, 10 की पावर 51 हो जाएगा। तो 51 से एक पावर अगर हटा लो तो यहाँ हो जाएगा 66 और यहाँ हो जाएगा पावर 50। तो 66 ऊपर आएगा, 40 इंटू 16 रहोगे तो लगभग 66 के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो यही आ जाएगा आपका 10 की पावर 50। 2 है, इसमें कोई 1 किलोग्राम का एक मास है जिसकी इनिशियल स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, और दूसरा जो यहाँ पे मास है वो 2 kg का है, उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, मतलब वो रेस्ट में है। तो कह रहा है आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस होगा। ठीक है, तो पहले हम इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, बाद में क्या होगा। अब इसको कह रहा है कि फर्स्ट पार्टिकल रेस्ट में आ जा रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन फर्स्ट वाला पार्टिकल जो है रेस्ट में आ जा रहा है, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, इसकी फाइनल निकाल लें हम। ठीक है, तो इनिशियल में से फाइनल घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि लॉस कितना हुआ। ठीक है, लेकिन अब फाइनल के लिए इसकी वेलोसिटी हमको चाहिए, तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम को हम कंजर्व करेंगे। तो m1 की जगह 1 रखेंगे और m2 यहाँ पे m1 u1। ठीक है, u1 कितना है 4 है, फिर m2 u2 है 2 kg का, u2 आपको निकालना है। ठीक है, v2 निकालना है। ठीक है, कि m1 v1 इक्वल टू m2 v2। अब देखो, अब यहाँ से v2 निकल के आ जाएगा 4 है बाई 2, तो यह आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड के बराबर आफ्टर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड के बराबर। अब देखिए, अब आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए हाफ m की वैल्यू 1 v स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करोगे 16 माइनस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ m की वैल्यू है 2 और v आ जाएगा यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे जाएगा 4, तो 2 कैंसिल, 2 8 जा 16, 8 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 4 जूल के बराबर। ठीक है, क्या करेंगे, पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके m1 v1 इक्वल टू m2 v2 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकालेंगे आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी जब आएगी तो ये कह रहा है कि आफ्टर कोलिजन रेस्ट में आ जा रहा है, तो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो कितनी थी, यहाँ पे 8 जूल के बराबर थी। अब बाद में जो दूसरे वाले पार्टिकल इसने काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर की तो उसके पास कितनी हो गई, 4 जूल के बराबर। तो लॉस कितना हुआ, तो भाई 8 माइनस 4 वही 4 जूल का लॉस हुआ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कोई बॉल है जिसका मास m है, ये ड्रॉप किया जा रहा है किसी स्मूथ फिक्स्ड वेज पे। ठीक है, उसका इंक्लाइनेशन थीटा दिया गया है। द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, यहाँ पे जो कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक है। आफ्टर द कोलिजन द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज √2gh देन थीटा इज, आपको थीटा बताना है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन जो उसका वेलोसिटी है वो है √2gh के बराबर। ठीक है, तो अब ये हाइट आपको दी गई। ठीक है, ये हाइट h है, तो किसी h हाइट से जब कोई बॉडी ड्रॉप की जाती है तो उसकी स्पीड यहाँ पे क्या होगी, वो हो जाएगी u इक्वल टू √2gh के बराबर। इसकी डायरेक्शन अगर देखो तो -j डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर कोलिजन कहा कि इसकी वेलोसिटी जो भी होती है √2gh होती है x डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2gh x डायरेक्शन मतलब i डायरेक्शन में। अब आपको tan थीटा चाहिए। ठीक है,
लेकिन अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये सीधे नीचे होगी, अब ये इस तरफ है तो आपको चाहिए ये वाला थीटा। अब ये अगर थीटा है तो एंगल आप सिमेट्री देखोगे तो ये भी थीटा ही होगा, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, अब वाई कंपोनेंट अपान एक्स कंपोनेंट। तो यहाँ से देखोगे तो अगर tan थीटा निकालोगे तो वाई कंपोनेंट कितना है, √2gh है, ठीक है। मॉड अगर इसका लिया जाए तो ये क्या है, √2gh के बराबर ये भी होगा, और x कंपोनेंट भी √2gh के बराबर ही है, √2gh के बराबर, तो यह आ जाएगा 1। तो tan थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो जब ये 45 डिग्री पे होगा तो जो भी बॉडी यहाँ पे ड्रॉप करोगे तो सीधे एक्स एक्सिस में उसका मोशन होगा, ठीक है। उसका जो भी मोशन होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। कोई मास है m, इसको फायर किया गया विद द वेलोसिटी v फ्रॉम द पॉइंट P मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री। 45 डिग्री से यहाँ पे इसको फायर किया गया। ये अराइविंग पॉइंट इसका Q है, ठीक है, पॉइंट Q है। तो इसमें चेंज इन मोमेंटम पूछा है, तो भैया देखिए मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, mv sin थीटा, क्योंकि cos थीटा में कोई चेंज नहीं होता, ये हार्जेंटल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, हार्जेंटल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होता। जितनी बार हम इसका प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन कराए हैं तो उतनी बार ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि हार्जेंटल कंपोनेंट चेंज नहीं होता। तो अब तक शायद आपको रट गया हो, जो लोग शुरुआत से देख रहे हैं उनको तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे फटाफट कर लेंगे वो लोग, ठीक है। तो अब देखिए, अब चेंज इन मोमेंटम हमको देखना है डेल्टा पी, तो क्या करेंगे, mv sin थीटा, mv sin थीटा, ठीक है। ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, माइनस ऑफ, माइनस क्या हो जाएगा ये, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, निगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस फिर से mv sin थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2mv sin थीटा के बराबर। जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो क्या हो जाएगा, 2mv sin थीटा के बराबर। अब sin थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 45 डिग्री, तो रख के देख लो, तो 2mv sin 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, तो ये हो जाएगा √2mv के बराबर। भाई अच्छा क्वेश्चन है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ये पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट ए लैटिट्यूड ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री लैटिट्यूड पे आपको लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे बतानी है। तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये फार्मूला आपको पता है, लेकिन अब r कितना रखा जाए, r आप रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर तो रख नहीं दो। जैसे देखो ये अगर स्फीयर है कोई, ये स्फीयर है, ठीक है, अर्थ हम मान ले रहे हैं कि स्फेरिकल है, वैसे स्फेरिकल होती नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मानना ही पड़ता है, ठीक है। तो देखिए अब मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट होगा किसी हाइट पे, ठीक है, इसका रेडियस पूरा कितना है, r के बराबर है, ठीक है। तो ये पॉइंट 60 डिग्री पे है, समझ लो कि ये 60 डिग्री पे है, यहाँ पे किसी ऊंचाई पे होगा 60 डिग्री पे, ठीक है। अब आपको देखना है यही हाइट हमको निकालनी है, ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है, आर ये निकालना है, तभी तो करोगे आर ओमेगा। तो ये आर चाहिए, ये एंगल हमको पता है, तो एंगल पता है। तो देखिए अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस अपान हाइपरटेनियस, ठीक है। तो कॉस थीटा अगर देखें हम लोग, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपान हाइपरटेनियस, कितना है, आर है, तो आर इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा, बस यही आर कॉस थीटा यहाँ पे रख देंगे। तो v इक्वल टू आर की जगह रखेंगे आर कॉस थीटा, और r की वैल्यू कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है, 6400 किलोमीटर, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो तो मीटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा r cos थीटा, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये तो हो जाएगा इस r की जगह। अब ओमेगा की जगह क्या रखोगे, 2π/t, और t कितना रखोगे, बाई टाइम पीरियड आप अर्थ रखोगे तो होता है 24 आवर, तो 24 × 60 × 60, 24 आवर, फिर एक आवर में 60 मिनट, और फिर एक मिनट में 60 सेकेंड। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 2000, ठीक है, 2000 π/27। लीनियर वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में आएगी, ठीक है, 27 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, कहा है एबव क्यूरी टेम्परेचर। तो देखिए क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस होता है वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। एबव क्यूरी टेम्परेचर जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस होता है वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगता है, और जो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी होती है पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होती है। जैसे जीटा इक्वल टू देखो तो c/t होता है, या जीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t होता है। तो c यहाँ पे क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर होता है। इसका ग्राफ भी पूछा गया है, जीटा और t का पूछ ले तो ये होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और जीटा 1/t का पूछ ले तो जीटा 1/t डायरेक्टली तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग। बाकी इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस बिकम पैरामैग्नेटिक एट क्यूरी टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 7 मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, काफी आसान है। कह रहा है बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड व्हेन ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 1 ओम इज राइट गैप फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे जब राइट गैप में 1 ओम का रेजिस्टेंस है तब इसका जो बैलेंसिंग लेंथ है 20 सेंटीमीटर है। तो कहा गया कि जो अननोन रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आपसे पूछा गया। तो इसमें पता है कि जो इसका रेशियो होता है रेजिस्टेंस का रेशियो तो बैलेंसिंग लेंथ के रेशियो के बराबर होता है। तो करेंगे आप x/1 ओम इक्वल टू करोगे 20/80। 80 क्यों किया, क्योंकि मीटर ब्रिज में 100 सेंटीमीटर का वायर होता है, तो 20 सेंटीमीटर ये हो गया, तो बचेगा कितना, 80 सेंटीमीटर बचेगा। तो ये करोगे आप
20/80 तो आ जाएगा 1/4, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/4 या 0.25 मीटर के बराबर। मीटर क्यों आएगा भाई, रेजिस्टेंस है तो ओम में आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस बताना है। नंबर 8 है, काफी इजी एक ब्रांच मर्जिंग मेथड हमने बताया था इसको करने का, जब इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ाया था। यहाँ पे दो बैटरी लगी हुई, एक का ईएमएफ 18 वोल्ट है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, और दूसरे का ईएमएफ 12 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 वोल्ट है। तो कहा गया वोल्टमीटर में कितना रीडिंग रिकॉर्ड होगा। तो भैया इसका जो ब्रांच मर्जिंग मेथड है उससे आप पोटेंशियल निकाल लो इस पॉइंट का पूरे का, ठीक है। तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वही इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। तो उसको निकालने के लिए मैंने वी निकालने के लिए बताया था क्या, V1R2 प्लस V2R1। V1R2 V1 मान लो 18 है और R2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा। इसके रेजिस्टेंस से इसके वोल्टेज से इसके रेजिस्टेंस को और इसके ईएमएफ के इसके रेजिस्टेंस से जब मल्टीप्लाई करा के रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो कॉमन पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। तो ये करोगे 18 × 1 प्लस 12 × 2 अपान दोनों रेजिस्टेंस कितना है 2 + 1 हो जाएगा 3। तो ये आएगा 18 × 1 18 और 12 × 2 24 18 हो जाएगा 42 अपान 3, तो ये हो जाएगा 14 के बराबर, ठीक है। 14 3 42 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 14 वोल्ट के बराबर। तो कितना रीडिंग आएगा इसमें, 14 वोल्ट आएगा। 9 है, यहाँ पे कहा गया ए बैटरी हैज ए ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। जब बैटरी ओपन सर्किट है तो उसका जो भी पोटेंशियल आ रहा है 10 वोल्ट के बराबर आ रहा है, ठीक है। और बाद में कह रहा है कि बिटवीन द टर्मिनल्स when लोड 9 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड 1 by 1। एक बार क्या कर 9 ओम कनेक्ट किया गया, यहाँ पे हमने की इसीलिए लगा दिया, पहले इसको कनेक्ट करेंगे बाद में 4 ओम को, जिसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो इसको 4 ओम को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो पावर इन द लोड रेजिस्टेंस इज द सेम, दोनों रेजिस्टेंस में जो पावर आ रही है वो सेम आ रही है, ठीक है। तो कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट अप्रॉक्सीमेटली जनरेटेड इन 1 सेकेंड इन द लोड व्हेन द लोड इज 5 ओम। कह रहा है अब पहले तो ये कंडीशन बता दी कि दोनों में पावर सेम है, जब इसको कनेक्ट करेंगे तभी इसमें पावर वही आ रही है जो इसको कनेक्ट करने में पावर आ रही है। अब बाद में इन दोनों को हटा के एक 5 ओम का रेजिस्टेंस जब लगा दिया था तो पूछा उसमें कितना हीट जनरेट होगा, ठीक है। तो पहले हम पावर से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए P = क्या होता है, I² R होता है, P = I² R होता है। अब I कैसे निकालेंगे हम लोग, अब देखिए पहले हम 9 ओम कनेक्ट कर रहे हैं, तो 9 ओम जब कनेक्ट करेंगे तो क्या I क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट की बैटरी और R कितना 9 + R हो जाएगा, तो 9 + R, तो ये हो जाएगा I² और R, ये पावर इसमें निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा 9 ओम। अब इसकल टू, अब बाद में इसको जब कनेक्ट करेंगे तब भी पावर उतना ही आ रहा था, बताया क्वेश्चन में कि पावर लॉस दोनों में सेम ही आ रहा है। तो फिर क्या करोगे, V/R करोगे, V है 10 वोल्ट, R इस बार कितना करोगे, ये वाली जो सर्किट कंप्लीट करोगे तो ये R + 4R हो जाएगा, R + 4 के बराबर इंटू I² R होता है, तो R कौन सा लोगे, जब इसमें पावर ड्रॉप देख रहे हो तो 4 ओम लोगे, ठीक है। इसको दोनों को हमको बराबर करना है, ठीक है, तो बराबर कर ही दिया हमने। अब देखिए अब इसमें जो 10 का स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा कैंसिल, ये स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस R को इधर ले आओ, R + 4 को, तो ये हो जाएगा R + 4 और नीचे हो जाएगा 9 + R, ठीक है, का स्क्वायर = 4/9, ठीक है। यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3, तो यहाँ स्क्वायर हटाओ ये हो जाएगा 2/3, समझ में आ रहा है ना, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 का इसमें कराओ और 2 का इसमें कराओ तो ये हो जाएगा 3R + 3 × 4 हो जाएगा 12 = 9 इंटू 2 हो जाएगा 18 + 2R के बराबर। अब इधर लाओगे 2R तो इधर 3R है तो -2R हो जाएगा, तो R = 18 - 12, तो ये आ जाएगा आपका 6 ओम। तो जो ये रेजिस्टेंस होगा 6 ओम का होगा। अब देखो अब क्या कहा था, जब हम 5 ओम का एक और रेजिस्टेंस लगाएंगे इसमें, अब मान लो कि ये दोनों रेजिस्टेंस हमने हटा दिए, अब कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाना है 5 ओम का, तो इसमें आपको हीट जनरेट बतानी है, ठीक है। तो अब देखो अब हीट जनरेट क्या होगा, I² R × T, ठीक है। तो I², अब I की जगह फिर क्या रखोगे 10 अपान ये हमने निकाला 6, तो 6 + 5 हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा I² R, इसी में चाहिए हमको जो भी हीट जनरेट करना है तो इस 5 ओम वाले में करना है, तो I² R × T, T की वैल्यू पर सेकंड का है तो 1 रख दो, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.13 जूल के बराबर, ठीक है। ये आएगा 4.13 जूल के बराबर, ठीक है। अब देखो इसी से देख सकते हो 4.5 से क्यों कम आ गया, क्योंकि 5 से तो इसे मल्टीप्लाई ही करा रहे हो। देखो भैया जब 10 को 11 से मल्टीप्लाई कराओगे ना तो 1 से कम ही आएगा, और जब 1 से कम आएगा उसको स्क्वायर करोगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा, तो उसको जब 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो 5 से कम ही आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना एक बार फिर से। नंबर 10 है, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन विल नॉट इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। मैंने कहा था सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर बढ़ाने के लिए उसका जो पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ होता है उसको इंक्रीज किया था। तो वायर लेंथ को जब इंक्रीज करोगे तो PG होता है, PG मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो V/L होता है, तो इसको कम करना रहता है। तो PG जब कम होगा तो आपका जो भी यहाँ पे सेंसिटिविटी होगी पोटेंशियोमीटर की वो बढ़ेगी, तो मतलब लेंथ बढ़ाओगे, ठीक है। तो लेंथ बढ़ाओगे तो PG कम होगा, तो जब PG कम होता तभी यहाँ पे उसका जो सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ती है।
अब V कैसे निकालोगे, तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा उस वायर में वो क्या किसके बराबर होगा, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो जो करंट उसमें फ्लो हो रहेगी इंटू आर, उस वायर का रेजिस्टेंस अपान एल। तो करंट को बढ़ाओगे, अगर करंट को बढ़ेगा, ऑप्शन में कहा गया करंट बढ़ाया जाए, तो करंट को बढ़ाओगे तो पीजी बढ़ेगा, और जब पीजी बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी घट जाती है, ठीक है। तो अब जो भी फैक्टर है जो पीजी को घटा रहा है तो वो सेंसिटिविटी बढ़ाएगा, और जो फैक्टर पीजी को बढ़ा रहा है वो सेंसिटिविटी कम करेगा। तो करंट देखिए, करंट को बढ़ाओगे पीजी बढ़ेगा, सेंसिटिविटी कम होगी। लेंथ को अगर बढ़ाओगे पीजी कम होगा, और जब पीजी कम होगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगा। सी ऑप्शन इसमें कहा गया है इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर। करंट जब बढ़ाओगे तो पीजी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पीजी, जब पीजी बढ़ेगा तो यहाँ पे सेंसिटिविटी जो होगी पोटेंशियोमीटर की वो घट जाएगी। 11 है, इसमें कहा गया इन द सर्किट शोन बिलो द की के इज क्लोज एट टी इक्वल टू जीरो। अब टी इक्वल टू जीरो पर अगर की को क्लोज किया जाए, द करंट थ्रू द बैटरी, इसमें टी इक्वल टू जीरो पे भी पूछा गया, टी इक्वल टू इन्फिनाइट पे भी पूछा गया, ठीक है। ऑप्शन में दोनों दिया गया है। तो टी इक्वल टू जीरो, अब टी इक्वल टू जीरो पे जो आपका इंडक्टर होता है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी ओपन सर्किट, तो इसमें जो रेजिस्टेंस लगा वो बेकार हो जाएगा। तो जब की को आप क्लोज करोगे तो आई जो होगा वो वी बाई आर के बराबर होगा। वी यहाँ पे 10 वोल्ट है, आर यहाँ पे 10 ओम है, तो आ जाएगा सीधे 1 एम्पियर के बराबर, ठीक है। तो T इक्वल टू जीरो पे जो भी करंट आएगी वो आ जाएगी 1 एम्पियर के बराबर। अब देखिए अब T इक्वल टू इन्फिनाइट पे इंडक्टर का बिहेवियर, तो T इक्वल टू इन्फिनाइट पे जो इंडक्टर होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब ये सिंपल वायर की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। जीरो पे क्या करता है, ओपन सर्किट की तरह, मतलब इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, और T इक्वल टू इन्फिनाइट पे ये जीरो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो देखिए अब ये भी रेजिस्टेंस काम करने लगेगा आपका। तो अब यहाँ पे 10 और 5 ओम का रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है, तो अब जब करंट निकालने जाओगे तो आई इक्वल टू वी बाई आर करोगे, तो वी R1 R2 आपस में पैरेलल में है, तो R1 R2 अपान R1 प्लस R2 करोगे, तो R1 R2 अपान R1 प्लस R2 करोगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 के बराबर, ठीक है। 5 2 जा 10, और यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6/2, ठीक है। तो कितनी करंट आएगी यहाँ पे, 3 एम्पियर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। टी इक्वल टू इन्फिनाइट पे 3 एम्पियर के बराबर आएगी करंट। 12 यहाँ पे ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ए नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल रॉड इज इंसर्टेड विद इन 2 कॉइल्स इंसुलेटेड वायर, ठीक है। 2 कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड वायर यहाँ पे है, ठीक है। ये इंसुलेटेड वायर की कॉइल है, यहाँ पे एक नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल रॉड है उसको इंसर्ट किया गया है। एज द शोन इन द गिवन फिगर ए बैटरी इज कनेक्टेड, ई कॉइल ए, ये कॉइल फर्स्ट है, ये कॉइल सेकंड है। फर्स्ट कॉइल में क्या किया गया आपको दिखाया भी गया, यहाँ पे 2 बैटरी लगाई गई है, ठीक है। कॉइल एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू द कॉइल बी, कॉइल बी में एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। तो अब आपको ऑप्शन में चेक करना है कौन सा सही होगा। ऑन स्विचिंग द करंट इन कॉइल 1, कॉइल 1 को अगर यहाँ पे इसको की को क्लोज किया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको ऑप्शन दिया गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया गया कॉइल 2 विल मूव टूवर्ड्स इट, ठीक है। कह रहा है कि जो दूसरी कॉइल है इसकी तरह मूव करेगी, तो भैया यहाँ पे कोई मैकेनिकल फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। मैकेनिकल जब तक फोर्स नहीं लगेगा, तो जब फोर्स नहीं लगेगा तो ये कॉइल मूव क्यों करेगी, मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन जो पहला है यहाँ पे वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन दूसरा इसमें दिया गया है कॉइल 2 विल मूव अवे फ्रॉम इट, जब भैया फोर्स लगी नहीं, ना अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव, ठीक है। जब कोई फोर्स ही नहीं लगा तो ना ये इसकी तरफ आएगी ना इससे दूर जाएगी, मतलब ना फोर्स इसके टूवर्ड्स लगेगा ना ही अवे लगेगा। अब सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल रिमेन एट जीरो, मतलब इसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे जीरो, लेकिन डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस होगी करंट, थोड़ी बहुत इंड्यूस होगी, उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में तो डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन ये मूव नहीं करेगी कॉइल, ठीक है। तो अब डी ऑप्शन क्या है, द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन, भाई सही बात है, डिफ्लेक्शन शो करेगा क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो करेगी, ठीक है। करंट यहाँ पे इंड्यूस होगी इसलिए डिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन ये मूव नहीं करेगी कॉइल। तो 2 ऑप्शन तो इसलिए गलत होंगे क्योंकि कोई मैकेनिकल फोर्स नहीं लग रहा। सी ऑप्शन इसलिए गलत होगा क्योंकि मूवमेंट होगा, उसमें कह रहा है मूवमेंट नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में। और डी इसलिए सही क्योंकि इसमें कहा गया गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा। नंबर 13 है, कोई एलसीआर सर्किट दी गई, वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर, एक कैपेसिटर एंड ए रजिस्टर आर 30 वोल्ट एंड 60 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसमें लिख दिया मैंने VR 60 है, VL आपका 30 वोल्ट है और VC भी 30 वोल्ट के बराबर है। फेज डिफरेंस आपसे पूछा गया, अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट, ठीक है। फेज डिफरेंस आपको बताना, तो tan phi इक्वल टू क्या होता है, VL माइनस VC अपॉन VR, ठीक है। tan phi जो होता है VL माइनस VC अपॉन V ऑफ R, तो VL की वैल्यू 30 है, ठीक है। VC यहाँ पे दिया गया 30 अपॉन VR दिया गया 60, 30 माइनस 30 हो जाएगा 0 अपॉन 60 दैट इज 0।
तो tan फाइव इजकल टू 0, तो फाइव इजकल टू हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तीन एज इट इज क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं लास्ट पेपर में, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तीसरी बार आ जाएगा। एट ए पॉइंट इन ए स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नॉर्थ की तरफ है। इन द रीजन सराउंडिंग दिस पॉइंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विल बी जीरो अलोंग। किसके अलोंग रेट ऑफ पोटेंशियल जीरो होगा? तो देखिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है वो क्या होता है डीवी बाई डी टी। ठीक है, डीवी बाई डी आर होता है। ठीक है, डीवी बाई डी एक्स या डी आर लेंथ जो अगर एक्स लोगे तो एक्स हो जाएगा, आर लोगे तो आर हो जाएगा। तो ठीक है, डीवी बाई डी आर होता है। तो ये हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो किधर आपको दिया गया नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ है? ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जीरो होगा। आपको नॉर्थ डायरेक्शन में साउथ टू नॉर्थ दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो ईस्ट टू वेस्ट होगा वो जीरो होगा। तो जो भी आपका डीवी बाई डी आर होगा तो ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीरो। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा जीरो होगा, क्योंकि ई क्या होता है माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ईस्ट टू वेस्ट जो होगा वो हो जाएगा जीरो। नंबर 15 है, यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दिए गए हैं। एक का रेडियस कैपिटल आ रहा है और दूसरे छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आ रहा है। ठीक है, कह रहे सिमिलर चार्जेस हैं इनमें, इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, सिग्मा इक्वल चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर इज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया। ठीक है, तो पोटेंशियल जो भी होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जो भी पोटेंशियल इस स्फीयर की वजह से होगा, इसकी वजह से दोनों को हमको यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू के मतलब 1/4πε0। ठीक है, और ये हो जाएगा Q अपान R। Q होगा अपान R, लेकिन अब Q नहीं पता हमको। सिग्मा क्या होता है? यहाँ पे सिग्मा होता है Q अपान 4πr², मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया होता है सिग्मा। तो चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr²। तो Q की जगह क्या लिखोगे? सिग्मा इंटू 4πr²। तो अब देखो हम सीधे V लिख रहे हैं। ठीक है, तो V लिखेंगे तो इसकी वजह से V1 हो जाएगा, इसकी वजह से हम मान रहे हैं कि V2 हो जाएगा। तो V1 लिखेंगे तो K लिखेंगे। ठीक है, और Q तो Q इंटू, ठीक है, Q की जगह क्या रखना है हमको? सिग्मा इंटू 4πr² रखना है। ठीक है, Q की जगह क्या रखेंगे? सिग्मा इंटू 4πr²। 4πr², कैपिटल आर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बड़े वाले स्फीयर का हम पहले लिख रहे हैं पोटेंशियल। अपान होता है आर, तो आर इसका रेजिस्टेंस, तो इसका जो रेडियस है वो आर ही है। ठीक है, तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब छोटे वाले स्फीयर का देखेंगे तो ये भी हो जाएगा Q सिग्मा, अब फिर इसका एरिया रखेंगे हम सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा 4πr² अपान आर। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जो V निकल के आ जाएगा वो, अब यहाँ पे वैल्यू रख लो K की, तो K हो जाएगा 1/4πε0, और जो कॉमन हो रहा है यहाँ पे 4π और 4π कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो 4π कॉमन होगा और यहाँ पे आपका सिग्मा भी कॉमन होगा। ठीक है, सिग्मा भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या? R प्लस आर। ठीक है, ये R पहले लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, R प्लस आर रख सकते हो आप। तो आप अगर कैंसिल आउट करना चाहो तो कैंसिल आउट करो, तो 4π कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे बचेगा सिग्मा अपान ε0 R प्लस आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे वर्क डन दिया गया 20 जूल हैज टू बी डन टू मूव द इलेक्ट्रिक चार्ज 4 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 20 वोल्ट टू ए अनदर पॉइंट। ठीक है, वेयर पोटेंशियल इज V, फाइंड द वैल्यू ऑफ V। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 10 वोल्ट से V वोल्ट तक ले जाया जा रहा है 4 कूलम के चार्ज को। तो वर्क डन आ रहा है यहाँ पे 20 जूल, तो उस पोटेंशियल को बताना है V को जहाँ पे हम उसको लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू होता है Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। वर्क डन आपको दिया गया 20, Q की वैल्यू आपको दिया 4 कूलम, और फाइनल इसको निकालना है पोटेंशियल। इनिशियल पोटेंशियल दिया था 10 वोल्ट, 4 को इधर लाओगे हो जाएगा 5/20/4 हो जाएगा 5, तो V माइनस 10 इक्वल टू 5, तो V इक्वल टू हो जाएगा 15, माइनस 10 इधर जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 वोल्ट के बराबर। वोल्ट लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये स्क्रू गेज का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। दोनों फिगर इसमें दिए गए उनको पहले देखना है। ठीक है, दोनों फिगर पहले वाले को कहा गया कि इसमें कोई मेजरमेंट नहीं लिया जा रहा। ठीक है, इसका जो पॉइंटर है उसको सीधा यहाँ पे मिला दिया गया, उसमें कोई चीज मेजर नहीं करने के लिए रखा गया है। ठीक है, तब भी इसमें देखिए जो आपका सर्कुलर स्केल यहाँ पे जो दिख रहा है वो 5 पे दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 0 एरर होगा। ठीक है, ये 0 पे होता है अगर, तो 0 एरर नहीं होती यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 0 एरर भी होगा, तो वो बाद में बात करेंगे। 0 एरर तो होगा, यहाँ दिख गया हमको पहले फिगर से। दूसरे फिगर में कोई स्फेरिकल बॉल है तो उसका डायमीटर हमको मेजर करना है। तो मेन स्केल रीडिंग जो आ रही है वो 2 के बराबर आ रही है, और यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल रीडिंग आ रही है वो 25 के बराबर आ रही है। ठीक है, तो डायमीटर बताना है आपको कि डायमीटर क्या होगा उस बॉल का। अब पिच देखिए, पिच यहाँ पे दिया गया है 0.5 mm के बराबर। पिच वो होता है जब एक सर्कुलर स्केल को एक फुल राउंड जब घुमा दिया जाए, फुल राउंड जब रोटेट कर दिया जाए, तो लीनियर डिस्टेंस जितना वो आगे बढ़ेगी, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं पिच। तो लीस्ट काउंट क्या होता है?
लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, ठीक है। सर्कुलर डिवीजन स्केल, जो सर्कुलर स्केल होती है उस पर जितने नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं उससे अगर हम लोग पिच को डिवाइड कर दें तो यहाँ पे लीस्ट काउंट आता है। तो पिच आपको दिया था इतना, सर्कुलर स्केल पे यहाँ पे डिवीजन क्वेश्चन में आपको दिया गया 50 डिवीजन है, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो लीस्ट काउंट आ जाएगा आपका 0.01 mm के बराबर। अब मेन स्केल रीडिंग आपको पहले ही बता दिया था मैंने 2 के बराबर है, और नेक रीडिंग कितना है, जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो 25 के बराबर है, ठीक है। तो अब देखिए आपको मेजरमेंट लेना है यहाँ पे कि कितना है डायमीटर का हमको चेक करना है, ठीक है। तो अब डायमीटर जब चेक करेंगे तो D इक्वल टू लिखेंगे, तो मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, वो 2 है, मेन स्केल रीडिंग इंटू पिच, तो पिच कितना है 0.5 है, 0.5 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 25 इंटू लीस्ट काउंट, सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है, सर्कुलर स्केल रीडिंग ये है मेन स्केल रीडिंग, ये है आपका लीस्ट काउंट, ठीक है। ये सॉरी ये पिच है, ठीक है, ये पिच हो जाएगा और ये हो जाएगा लीस्ट काउंट। तो बस इसको जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1.25 मिलीमीटर के बराबर। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये 0.5 है, इसको मल्टीप्लाई करो 1 आ जाएगा, और 25 को 0.01 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.25, तो ये ऐड करोगे तो आ जाएगा 1.25। अब ये आ गया डायमीटर, लेकिन मैंने पहले ही बताया था आपको यहाँ पे है जीरो एरर, ठीक है, जीरो एरर कितना है, अब जीरो एरर निकालना है हमको। तो पहले से देखिए जब हमको कोई मेजरमेंट नहीं लेना था वहाँ पे पूरा फुल टाइट किया हुआ है हमने, जब यहाँ पे जो इसका गैप है वो 0 है, उसके बाद भी ये कितना दिखा रहा है, इसका जो रीडिंग आ रहा है वो 5 के बराबर आया, तो जो भी इसमें जीरो एरर होगा वो 5 इंटू लीस्ट काउंट के बराबर होगा, ठीक है। तो लीस्ट काउंट आपका कितना है 0.01 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 0.05 के बराबर, ये हो जाएगा आपका जीरो एरर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो मेजरमेंट हमने निकाली उसमें से जीरो एरर को माइनस कर देंगे, तो 1.25, ठीक है, 1.25 हमने निकाला था mm माइनस 0.05, तो ये आ जाएगा 1.2 mm के बराबर, ठीक है, 1.20 मिलीमीटर के बराबर आ जाएगा, जो भी डायमीटर होगा उसका, ठीक है। बस इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको मेन रीडिंग स्केल देखना है क्या होता है, लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए। ज़्यादातर तो लीस्ट काउंट ही पूछा जाता है, मोस्टली जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो लीस्ट काउंट से ही पूछे जाते हैं, तो लीस्ट काउंट निकालना तो अच्छे से आना चाहिए। टी ने काफ़ी इजी क्वेश्चन, इसमें एवरेज स्पीड पूछा गया, कह रहा है कि 1/3 जो डिस्टेंस है वो कवर करता है 20 किलोमीटर पर आवर से, फिर सेकंड वाला 1/3 जो वो 40 किलोमीटर पर आवर से, और लास्ट 1/3 60 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है डिस्टेंस को। तो एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वी आर टोटल डिस्टेंस 1/3 को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है 1/3 है, अपॉन 1/20 करोगे तो हो जाएगा 1/60, तो ये आ जाएगा 1/60, ये आ जाएगा 120, ठीक है, 1/120, ये आ जाएगा 1/180, ठीक है, 1/180 आ जाएगा। अब टोटल टाइम यहाँ पे मतलब ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 करना है, तो ये हो जाएगा 1/60 प्लस 1/120 प्लस 1/180, ठीक है। अब यहाँ से हमको एलसीएम लेना है, ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम इसका आएगा 360 के बराबर। अब इसको 60 से डिवाइड करोगे तो ये 6 टाइम जाएगा, 120 से करोगे तो 3 टाइम जाएगा, 180 से करोगे तो 2 टाइम जाएगा। 360 यहाँ से चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा यहाँ 360, और ये आ जाएगा 6 और 3 9, और प्लस 2 ये हो जाएगा 11, तो 360/11, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 32.7, ठीक है, 360/11। 19 है, कहा गया ए बॉडी इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ, कोई बॉडी है जो अर्थ के बहुत क्लोज ऑर्बिटिंग हो रहा है उसका, ठीक है, तो सरफेस विद काइनेटिक एनर्जी के द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली एस्केप, इसको एस्केप करने के लिए कितना एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी है, के के बराबर। तो भैया टोटल एनर्जी जो होती है वो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, टोटल एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो भैया जितनी एनर्जी उसके पास है वहां पे, उसकी एनर्जी अगर 0 कर दिया जाए तो एस्केप कर जाएगी, या उतनी एनर्जी उसको दी जाए तो वहां से चली जाएगी, ठीक है। तो बस क्या करना है हमको, जितना उसकी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी उतनी एनर्जी उसको हमको देनी पड़ेगी, ठीक है। उतनी एनर्जी अगर हम उसको दे दें तो वहाँ पे टोटल एनर्जी इसकी 0, जैसे माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है प्लस काइनेटिक एनर्जी और ऐड कर दें जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा 0, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी 0 वहाँ पे, और जब एनर्जी उसकी 0 हो जाएगी तो वो एस्केप कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जब उसकी एनर्जी उसको कितना देना पड़ेगा हम लोग को, के बराबर देना पड़ेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी के बराबर। नंबर 20 है, यहाँ पे कहा गया ए प्लेनेट रेडिएट हीट एट रेट प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ इट्स सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। जो भी इसमें हीट लॉस और रेडिएशन मतलब लॉस ही हो रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ हीट लॉस जो होगा, रेट ऑफ हीट लॉस कितना है, सिग्मा टी की पावर 4 कह रहा है, ठीक है, इतना इसमें लॉस हो रहा है। और फिर कह रहा है इफ द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द प्लेनेट इज ड्यू टू एन एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ हीट रिसीव, जितना लॉस कर रहा है उतना ही रिसीव कर रहा है। और रिसीव कैसे कर रहा है, सन यहाँ पे एनर्जी दे रहा है, ठीक है, सन देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू।
अब सन कितनी एनर्जी दे तो क्यू दे रहा है, समझ लो कि सन कितना एनर्जी रेडिएट कर रहा है क्यू। तो सन जो रेडिएट करेगा वो इसको इस बॉडी को ये रिसीव करेगा, जो सन यहाँ से क्यू मान लो क्यू हीट यहाँ से रेडिएट कर रहा है सन, तो ये इसको एब्जॉर्ब करेगा। और इसका रेडिएशन कितना है इस बॉडी का, ये किसके बराबर है सिग्मा टी की पावर 4। अब इसी के ऊपर जितना ये रिसीव कर रहा है उतना ही ये रेडिएट भी कर रहा है, तो क्या होगा इसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इक्वल बना रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्यू एनर्जी तो यहाँ से चला तो यहाँ पे पहुंचेगा कितना, तो ये पूरा यहाँ पर समझ लो कि इतना पूरा एरिया ये कवर कर रहा है। तो अब ये डिस्टेंस जो है इस प्लेनेट की सन से वो डी है, तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई डी स्क्वायर के बराबर है। तो मानो क्यू एनर्जी वहां से चली तो यहाँ पे कितना पहुंचेगी पर यूनिट एरिया अगर देखा जाए तो क्यू अपान 4 पाई डी स्क्वायर के बराबर पहुंचेगी। ठीक है, कितने बराबर क्यू अपान 4 पाई डी स्क्वायर के बराबर। और ये किसके बराबर होगी, ये जितना ये लॉस कर रहा है, ये बॉडी जितना लॉस कर रहा है उसके बराबर होगा। तो सिग्मा टी की पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई डी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब देखिए अब टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इसके नीचे चला आएगा। ठीक है, सिग्मा यहाँ पे आ जाएगा तो टी इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई डी स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर है सिग्मा की पावर 1/4। 1/4 को हम 2 पार्ट में लिख रहे हैं, 1/2 1/2। अब देखिए डी की पावर 2 है, यहाँ पे डी की पावर 2 है तो 2 को ऊपर भी ला सकते हो। ठीक है, इसकी पावर को ऊपर भी ला सकते हो। तो केवल अगर डी को देखा जाए, क्योंकि बाकी चीजें कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट, 4 पाई भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, क्योंकि जो सन है वो क्यू रेट से आपका जो हीट है वो रेडिएट कर रहा है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट है। तो 1/2 एक 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2। तो जो टी होगा टेम्परेचर जो होगा बॉडी का किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो 1/√d के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही है। द प्लेनेट सरफेस टेम्परेचर वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है। 20 kg of ice at -20 degree Celsius is mixed with 5 kg of water at 20 degree Celsius. The water constant of the final temperature is, ठीक, वाटर कंटेंट पूछा, कांस्टेंट नहीं पूछा, वाटर कंटेंट ऑफ द फाइनल मिक्सर में कितना वाटर होगा। लेटेंट हीट ऑफ आइस कहा गया है 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर में दिया 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपको यहाँ पे निकालना है कितना वाटर होगा, तो जितनी बर्फ पिघलेगी उतना वाटर होगा। वाटर पहले से कितना है 5 kg के बराबर, ये मैंने 5000 ग्राम लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे किलोग्राम में जब दिया गया स्पेसिफिक हीट तो हम किलोग्राम ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको 2 kg इसको 5 kg मान के चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब ये पूरा वाटर 0 डिग्री पे आएगा तो कितनी हीट ये देगा, क्योंकि कैलोरीमेट्री में हम हीट का लेन देन ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हीट यहाँ से हमको मिलेगी, तो यहाँ लगाएंगे ms डेल्टा टी। एम की वैल्यू है 5 kg, एस की वैल्यू 1 दिया है, डेल्टा टी। अब मान लो कि थीटा डिग्री इसका आ रहा है 0 डिग्री पे लाना। हम मान लें कि पूरा वाटर 0 डिग्री पे जब आ जाए, क्योंकि ये आई से -20 पे, फिर -20 से 0 डिग्री पे आई से आएगा, फिर 0 डिग्री आई से 0 डिग्री वाटर पे आएगा। ठीक है, तो काफी वहां पे प्रोसेस चलना है, तो पहले हम क्या करेंगे वाटर को 0 डिग्री पे लाते हैं। तो ms डेल्टा टी 20 से हमको लाना है 0 पे, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा टी की जगह 20 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो इतनी एनर्जी हमारे पास है। ठीक है, अब चाहिए कितनी हमको कितना चाहिए वो हमको देखना है। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे ये जो 2 kg वाटर है, तो 2 kg आई से -20 पे, तो इसको लाएंगे 2 kg 0 डिग्री तक। ठीक है, तो 2 इंटू एस की वैल्यू तो 1/2। ठीक है, स्पेसिफिक हीट जो आइस के लिए होता है वो 0.5 या 1/2 लिख सकते हो, 1/2 इंटू डेल्टा टी। तो -20 से 0 आएंगे तो कितना 20 का चेंज होगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 2 ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो इतनी एनर्जी इसको चाहिए। अब एनर्जी आपके पास थी कितनी 80 किलो कैलोरी थी, आपके इसमें कितना यूज हो गया 20 किलो कैलोरी। इसको आइस को -20 से 0 डिग्री तक लाने में यूज हो गया। अब आइस को पिघलाना भी है। ठीक है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी बचेगी, तो 80 में से 100 में से 20 आपका खर्चा हो गया। अब यहाँ कितना बचा 80 बचा है, तो इस 80 से कितनी बर्फ पिघलेगी, तो हम मान ले रहे हैं कि m मास पिघलेगा, तो m मास पिघलेगा। और लेटेंट हीट कितना है इसका, लेटेंट हीट आपको दिया है 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/80। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 1 kg। 1 kg जो आइस होगी वो पिघल जाएगी वाटर में। पहले वाटर कितना था 5 kg पहले से ही था, 5 kg था, 1 kg पिघल गया, तो कितना हो जाएगा टोटल कंटेंट वाटर का हो जाएगा 6 kg के बराबर। कैलोरीमेट्री जब भी सॉल्व कीजिए तो ऐसे ही कीजिए, कितनी एनर्जी है आपके पास कितनी चाहिए। तो बहुत लोगों के दिमाग में आगे पूरी बर्फ पिघलेगी नहीं पिघलेगी, तो भैया पहले बर्फ को क्या करना है -20 से 0 डिग्री पे लाओगे, तो 20 किलो कैलोरी तो वहीं खर्च हो गया। अब कितनी पिघलेगी, तो हमने माना कि m मास पिघल रहा है, तो m इंटू एल
करेंगे। अब ये किसके बराबर करेंगे, अब 100 हमारे पास था, ठीक है, हमारे पास कितना था 100 किलो कैलोरी था, तो 20 तो वही यूज होगा, अब बचा 80, ठीक है। अब उस 80 से हमको बर्फ को पिघलाना, तो हम मान ले रहे हैं कि m मास पिघल रहा है, तो m इंटू एल करके 80 के बराबर कर देंगे, तो m क्या हो जाएगा 80/80 मतलब 1 kg। तो 5 kg वाटर पहले से था, 1 kg बाद में पिघल गया, तो टोटल हो जाए 6 kg। मिक्सर का टेम्परेचर पूछा है तो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन है, जब पूरी आइस ना पिघल रही हो तो यहाँ पे 0 डिग्री लगा देना, सीधे मिक्सर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो। आपको दिख भी रहा, वाटर को हम 0 डिग्री तक लाए थे तभी ये 100 किलो कैलोरी मिला था, और यहाँ पे भी इस आइस को हम 0 डिग्री पे लाए हैं, ठीक है। तो इससे भी समझ सकते हो मिक्सर का टेम्परेचर 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन ए फ्लेक्सिबल वैल्यूम 2 मोल ऑफ SO2 हैविंग एन इनिशियल वॉल्यूम 1 किलोलीटर एट ए टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस फील, ठीक है। कोई फ्लेक्सिबल वैल्यूम है, इसमें 2 मोल SO2 भरा गया है, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम उसका कितना है 1 किलोलीटर के बराबर है, टेम्परेचर कितना है इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है गैस इज फर्स्ट एक्सपेंडेड टू थ्राइस इट्स इनिशियल वॉल्यूम, पहले क्या थ्राइस इट्स इनिशियल वॉल्यूम आइसोबारिकली, ठीक है। पहले क्या हो रहा है वॉल्यूम इसका एक्सपेंड हो रहा है 3 गुना आइसोबारिक कंडीशन में, then the further expanded adiabatically so as to attain its initial temperature, assume the gas to be ideal, work done by the gas in the whole process। आपको पूरा वर्क डन बताना है। पहले क्या हो रहा है 3 गुना एक्सपेंड कर रहा है आइसोबारिकली, ठीक है, 3 गुना आइसोबारिकली पहले एक्सपेंड कर रहा है, फिर से उसी पोजीशन पे आ रहा है एडियाबेटिकली, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम में। तो आपको होल वर्क डन बताना है, तो जो भी आपका वर्क डन आना चाहिए वो एडियाबेटिक और आइसोबारिक दोनों का आना चाहिए। तो W टोटल जो आएगा वो क्या हो जाएगा W ऑफ आइसोबारिक प्लस W ऑफ एडियाबैटिक, ठीक है। अब आइसोबारिक कंडीशन में वर्क डन जो होता है P डेल्टा V होता है। अब आइसोबारिक में P डेल्टा V, P कांस्टेंट डेल्टा V। तो अब देखिए हमको पहले हम टेम्परेचर निकाल लेते हैं, क्योंकि आइसोबारिक कंडीशन में कहा कि वॉल्यूम 3 गुना हो जाएगा, तो वहां पे क्या करेंगे V1 इक्वल टू V किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्टली T के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आइसोबारिक कंडीशन में P होता है कांस्टेंट, PV इक्वल टू nRT से जब करोगे आप तो P कह लिया आइसोबारिक कंडीशन में कांस्टेंट हो जाएगा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T हो जाएगा। तो जब आप वॉल्यूम को 3 गुना करोगे तो टेम्परेचर 3 गुना हो जाएगा। टेम्परेचर पहले कितना था 300 कैलोरी था, तो 300 केल्विन था, बाद में तो 3 गुना जब आप वॉल्यूम को करो तो वॉल्यूम डायरेक्टली टेम्परेचर का है, तो टेम्परेचर भी 3 गुना मतलब 900 केल्विन के बराबर हो जाएगा। तो अब P डेल्टा V न लगा के हम यहाँ पे क्या कर देंगे NR डेल्टा T कर देंगे, क्योंकि PV इक्वल टू NRT होता है, तो P डेल्टा V इक्वल टू NR डेल्टा T भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे NR डेल्टा T, तो हम लिखेंगे NR डेल्टा T। अब देखिए W एडियाबेटिक में डेल्टा Q जो होता है 0, तो जो इंटरनल एनर्जी होती है वही वर्क डन के बराबर हो जाती है। तो इंटरनल एनर्जी के लिए आप लिख सकते हो NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T, CV की वैल्यू रख दोगे R अपान गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा T, ठीक है। ये हो जाएगा CV की वैल्यू, CV की वैल्यू हो गया R अपान गामा माइनस 1 N डेल्टा T, NCV डेल्टा T, ठीक है। ये हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, जोड़ोगे इसको जोड़ना है, ठीक है। अब NR डेल्टा T दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लो और वैल्यू रख दो। तो N की वैल्यू 2 मोल दिया है, R की वैल्यू 8.3 रखो, डेल्टा T 300 केल्विन से 900 केल्विन मतलब चेंज हो रहा है 600 केल्विन का आ रहा है 1 प्लस 1 अपान यहाँ पे गामा। अब देखिए गामा कितना रखोगे, तो ये पॉलीएटॉमिक गैस है SO2, ठीक है, लीनियर भी नहीं, तो इसका गामा की जो वैल्यू आएगी 9/7 आएगी, क्योंकि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है इसका 7 के बराबर आता है। तो यहाँ पे रखोगे 9/7 माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो WT जो निकल के आ जाएगा 45, ठीक है। ये 44 पॉइंट कुछ आता है, समथिंग आता है 44.8 के आसपास, इसको 45 आप मान सकते हो। ऑप्शन में 45 दिया तो 45 कर लोगे आप, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो ये कितना LCM 7 लोगे, तो यहाँ पे 9 - 7/7 आया, तो 9 - 7 ये हो जाएगा 2, 2/7 7 जाएगा ऊपर, तो 7/2, 2 यहाँ जाओगे तो फिर हो जाएगा 9/7, ठीक है। तो 9/7 इसे मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा, ठीक है, किलो कैलोरी के बराबर आएगा, किलो जूल आएगा, ठीक है। चलो क्या लिख गया, किलो जूल आएगा। 23 ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कोई हॉरिजॉन्टल वायर है, तो जैसे पावर अप लाइन होती है ना, पावर जिसमें सप्लाई होता है, तो वो 4 मीटर ऊपर है, ठीक है, ग्राउंड से ऊपर है। उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में 100 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस डायरेक्शन में, तो V इक्वल टू क्या होता है μ0I अपान 2πr के बराबर होता है, ठीक है। μ0 की वैल्यू 4π इंटू 10 की पावर -7, I दिया आपको 100 एम्पियर अपॉन 2π इंटू R आपको दिया है 4 मीटर, ठीक है। डायरेक्शन देखना है तो देखिए थंब को रखेंगे वेस्ट डायरेक्शन में और फिंगर को रखें नीचे डाउनवर्ड रखेंगे, क्योंकि हमको ग्राउंड पे चाहिए। तो जो आपका पाम आएगा तो वो साउथवर्ड जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी तो साउथवर्ड निकल के आएगी। तो यहाँ पे देखिए 2π से 4π कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा, 2 से 4 को कैंसिल करोगे 2, 2 से इसको करोगे जाएगा 50, तो 50 इंटू 10 की पावर 7 या 5 इंटू 10 की पावर -6 के बराबर आ जाएगा। ये होगा साउथवर्ड, टेस्ला साउथवर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर 0.5 mm कैरिंग करंट 1 एम्पियर, ठीक है। वो स्ट्रेट वायर है 0.5 mm का उसका डायमीटर है, वो
कैरी करा है 1 एम्पियर के बराबर करा है। इसको अगर रिप्लेस कर दिया है 1 mm डायमीटर के वायर से, ठीक है, डायमीटर बढ़ा दिया जाए, करंट सेम रखा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो उस पर क्या फर्क पड़ेगा भैया। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अभी हमने बताया म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होता है, ठीक है। तो आई पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, ना कि उसके वायर के डायमीटर पे डिपेंड करता है। तो करंट अगर सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी सेम रहेगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेम एज द अर्लियर वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 25 है, ए चार्ज क्यू मूव इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे दोनों दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। तो कह रहा है कि फोर्स कितना लगेगा। नेट फोर्स पे लोगे तो आपको देखो जो एफ ई, ठीक है, और एफ वी दोनों लगेगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स दोनों लगेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होता है वो क्यू ई के बराबर होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होता है वो क्यू वी क्रॉस वी के बराबर होता है, ठीक है, वी क्रॉस वी के बराबर होता है। तो ये नेट फोर्स हो जाएगा आपका, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 26, अच्छा क्वेश्चन, 2 ब्लॉक मास सिस्टम है, ठीक है, ए वी दिया गया है और आपको बी रखा गया है ए के ऊपर। ए का मास है 7 kg और बी का मास है 3 kg के बराबर। इसमें कह रहा है कि अगर हम लोग 49 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ए पे, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ ए और बी के बीच में, जिससे कि जो ए वाला ब्लॉक हो बी के ऊपर, बी वाला ब्लॉक ए के ऊपर स्लिप ना करे, ठीक है। पढ़ देते हैं क्वेश्चन। ए ब्लॉक ए एंड बी प्लेस over the other on the smooth horizontal surface, the maximum horizontal force that can be applied on the lower block A so that A and B move without separation is 49 न्यूटन, the coefficient of friction between, ठीक है। आपको दिया गया यहाँ पे इसका 49 दिया गया, इसकी वैल्यू फोर्स जो लगा है। तो कह रहा है इसमें कोई रिलेटिव सेपरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, रिलेटिव सेपरेशन नहीं मतलब ये कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, इस पर स्लिप नहीं करेगा। तो इसमें म्यू की वैल्यू बतानी है। तो अब देखिए इसमें जो भी म्यू लगेगा तो म्यू एस आर लगेगा, ठीक है, म्यू एस आर। तो म्यू एस आर, आर की वैल्यू जाएगी एम जी के बराबर, मतलब 3 इंटू जी के बराबर। और इसमें फोर्स कितना लगेगा, एक्सेलरेशन इसमें मान लो कि ए है तो कितना फोर्स लगेगा, एम ए के बराबर लगेगा, ठीक है, एम ए लगेगा। तो एम ए जो होता है इसके बराबर अगर हो जाए, ठीक है, जो एम ए आएगा इसके बराबर हो जाए तो यहाँ पे ये स्लिप नहीं करेगा आपस में। तो अब एम कितना रखोगे 3 और ए रखोगे फोर्स अपॉन मास। फोर्स है आपको 49 न्यूटन और मास कितना हो जाएगा 7 + 3 हो जाएगा 10 kg के बराबर। तो F इक्वल टू हो गया M इंटू ए, ये किसके बराबर होना चाहिए, म्यू एम जी के बराबर। M की वैल्यू 3 kg और G 9.8, क्योंकि 49 है 9.8 रखो। क्वेश्चन में दिया भी गया कि 9.8 रखना है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9.8 को इसके नीचे लाओ, ठीक है। तो अब इसको आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 9.8 है ये, ठीक है। तो अब 10 से इसको डिवाइड करो तो 4.9 हो जाएगा। 4.9 इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2, तो आ जाएगा म्यू की वैल्यू 1/2 या म्यू की वैल्यू 0.5 के बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, कोई सैंपल दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, पीओ 210 दिया गया है, व्हिच इज अल्फा एमीटर। ये एक अल्फा एमीटर है, इसका हाफ लाइफ दिया गया 138 डेज के बराबर है, ठीक है। एक स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहा है 200 डिसइंटीग्रेशन, 2000 दिया गया, 2000 डिसइंटीग्रेशन, 2000 वी क्यू होता है वेग कोयरल, ठीक है। वेग कोयरल एक स्मॉल यूनिट होती है, ये डिसइंटीग्रेशन को मेजर करने के लिए लिया जाता है, ठीक है, ये रेडियो एक्टिविटी में यूज होता है। तो अब देखिए द एक्टिविटी आपको बताना है, ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी इसका बताना है। तो एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस दैट 2000 डीके पर सेकेंड। तो एक्टिविटी अगर 2000 डीके पर सेकेंड है तो 2000 रखेंगे और उसका आपको वेग कोयरल में दिया गया, इसलिए हम 3.7 इंटू 10 की पावर 10 से डिवाइड इसको करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा आपको 0.54 के बराबर। 54 इंटू 10 की पावर -6 आएगा, ठीक है, सी आई आएगा। अब यहाँ पे अब इसको हमको क्या करना है, माइक्रो में चाहिए तो यहाँ पे 10 की पावर -6 हम हटा देंगे तो 0.054 आंसर निकल के आ गया 0.54 माइक्रो क्यूरी। 28 दिया गया ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन में जब लाइट न्यूक्लियर होती है वो कंबाइन होती है, ठीक है, हैवियर न्यूक्लियर। फिशन में क्या होता है, जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो टूटता है। फ्यूजन में क्या होता है, जो लाइट न्यूक्लियर होती है वो आपस में कंबाइन होती है, ठीक है। नंबर 29 दिया गया, यहाँ पे कहा गया है कि ए फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल एनर्जी। फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास इक्वल एनर्जी, तो आपको रेशियो बताना है लैम्डा फोटॉन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया EP इक्वल टू EE, ठीक है। अब यहाँ पे जो लैम्डा ऑफ फोटॉन होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, SC अपॉन E के बराबर, ठीक है, क्योंकि E क्या होता है फोटॉन का, SC अपॉन लैम्डा होता है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, SC अपॉन E के बराबर हो जाएगा। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हो जाता है आपका H अपॉन √2m/e के बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दोनों का एनर्जी कहाँ सेम है तो स्क्वायर कर लो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बाहर है, यहाँ पे रूट के अंदर, तो दोनों का इसका स्क्वायर कर लो तो ये लैम्डा स्क्वायर कर, लेकिन पूछा है रेशियो आपसे यही पूछा है, ठीक है, लैम्डा P अपॉन लैम्डा E, तो स्क्वायर नहीं करना हमको। तो H से H कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है, तो √E ऊपर चला जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी पूछा है सीधे, ठीक है, तो ऊपर जाएगा √E और नीचे आ जाएगा आपका E,
तो रूट ई से ई जब कैंसिल आउट करोगे तो 1/√e के बराबर आ जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कर दोगे यहाँ पे ये 2m तो कांस्टेंट हो जाएगा, h भी कांस्टेंट रहेगा, तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कहा गया एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशियन इज 3000 मीटर। फ्रैक्शनल कंप्रेशन आपसे पूछा गया dV/V ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशियन गिवन दैट बल्क मॉडुलस आपको यहाँ पे दिया गया। तो बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है P/dV/V। तो dV/V परसेंटेज चेंज देखना आपको, तो dV/V उस तरफ ले आओ, बाकी क्या करो प्रेशर अपॉन बल्क 100 से मल्टीप्लाई करा दो, इधर भी करा दो तो आ जाएगा परसेंटेज चेंज। तो P, अब P की जगह क्या रखेंगे ρgh। ठीक है, रो आपको रखना है 1000 10⁻3, जी की वैल्यू 10 और h आपको डेप्थ दिया गया 3000 मीटर के बराबर, अपॉन बल्क मॉडुलस दिया गया 2.2 × 10⁹। ठीक है, सॉल्व करने आ जाएगा 1.36%। 31 अच्छा क्वेश्चन है, द करेक्ट ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फॉर ए ट्रायंगुलर प्रिज्म इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई। ठीक है, तो देखिए अब इसको याद ही रखना पड़ेगा, इसको कोई तरीका नहीं। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस डिपेंड करता है, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। तो प्रैक्टिकली एक एक एंगल रख के देखा गया तो उससे ग्राफ निकाला गया है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको ऐसे याद रखना है, ये ग्राफ कुछ इस तरह आता है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकली निकाला गया तो इसका कोई तरीका नहीं है। ठीक है, इसको याद ही रखना पड़ेगा आपको। 32 अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 30। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो टोटल मैग्निफिकेशन है 30 के बराबर है। फोकल लेंथ आपको दिया गया आई पीस का 5 सेंटीमीटर। इमेज इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, आपको ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन बताना है। तो जो ME मतलब आई पीस का जो मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन उसका मल्टीप्लाई कराओ तो टोटल मैग्निफिकेशन के बराबर आ जाएगा। अब आई पीस का आपको फोकल लेंथ दिया गया है, ठीक है, और इमेज बताया गया 25 सेंटीमीटर बन रही, तो हम निकाल लेंगे ME, और ME इससे अगर निकल आएगा तो MO तो यहीं से निकल आएगा। ठीक है, तो अब करेंगे ME, तो ME इक्वल टू करेंगे FE प्लस V। ठीक है, मैग्निफिकेशन का दूसरा हम फार्मूला लगा रहे हैं, वो हम नहीं लगा रहे हैं 1/V माइनस 1/E इक्वल टू 1/F। वहां से भी निकलेगा, लेकिन उससे ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालोगे वहां से मैग्निफिकेशन निकलेगा। तो हम ऐसा नहीं, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं। FE प्लस V, FE है आपका 5 और V कितना है 25। FE प्लस V अपॉन FE ये होता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला। ठीक है, तो ये 25 प्लस 5 30/5 हो जाएगा 6 के बराबर। तो ME की वैल्यू आ गई 6, तो M0 क्या आ जाएगा 30/6। ME को इसके नीचे ले होते कि ME की वैल्यू आपने 6 निकाला तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 5। तो M0 जो आएगा, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस वो आ जाएगा 5 के बराबर। ये फार्मूला याद कर लो मैंने। और अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया होता, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से हम लोग कैसे निकालते हैं F अपॉन F प्लस U। ठीक है, FE है तो FE रखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिया होता तो इससे निकालते हैं। ठीक है, अगर मिरर होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, मैंने बताया था M फॉर मिरर M फॉर माइनस। तो ये सब मैग्निफिकेशन के फार्मूले हैं, ये बहुत अच्छे हैं और इनको याद रखना बहुत जरूरी है, तो आपका टाइम बहुत बचेगा इससे। क्वेश्चन नंबर 33 अच्छा क्वेश्चन है, द पार्टिकल विद लीनियर मोमेंटम ऑफ मैग्नीट्यूड P इज सब्जेक्टेड टू द फोर्स F इक्वल टू KT। ठीक है, फोर्स दिया गया F इक्वल टू KT के बराबर। तो कह रहा है जो इनिशियल मोमेंटम था P था, बाद में जब इनिशियल मोमेंटम 3P हो गया तो टाइम आपको बताना है। ठीक है, तो जो फोर्स होता है आपका वो क्या होता है dP/dt। ठीक है, dP/dt मतलब कि डिफरेंशिएशन अगर करो मोमेंटम का तो फोर्स देता है। ठीक है, तो dP/dt इक्वल टू K, dP/dt इक्वल टू K की वैल्यू है यहाँ पे F। ठीक है, dP/dt F के बराबर है, F की वैल्यू दिया है K इंटू T। तो dP/dt इक्वल टू यहाँ पे, तो dt को हम यहाँ ना लिख के यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा dt। इंटीग्रेट करो, P कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, P से 3P के बराबर। आपको बताना है टाइम। ठीक है, तो अब इसको करोगे तब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आएगा P, तो पहले हायर वैल्यू रखोगे फिर लोअर रखोगे। ठीक है, हायर लिमिट माइनस लोअर, तो 3P माइनस P हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2P के बराबर। तो इधर आ गया 2P, यहाँ पे आ जाएगा K कांस्टेंट बाहर, यहाँ पे T का इंटीग्रेशन हो जाएगा T²/2। ठीक है, आपको चाहिए टाइम, तो 2 को इस तरफ ले आओ तो हो जाएगा 4P/K, 4P/K इक्वल टू T², या T इक्वल टू हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा √P/K। ऑप्शन सही हो जाएगा B आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द सॉलिड स्फीयर एंड द डिस्क। कोई सॉलिड स्फीयर और डिस्क है, उसको इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ा जा रहा है, तो कह रहा है टाइम टेकन, उनके द्वारा जो टाइम दिया जाएगा नीचे ग्राउंड पे पहुंचने के लिए उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो रेशियो देखिए T डायरेक्टली प्रभाव, अब देखिए जो भी इंक्लाइनेशन होगा तो उसका जो लेंथ होगी S वो सेम होगी, थीटा भी कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, G भी सेम रहेगा।
अब के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर का रेशियो अगर पता हो तो आप टाइम का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। तो के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर का रेशियो हमने याद कराया था जब हमने पढ़ाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। रिंग के लिए 1 होता है, डिस्क के लिए 1/2 होता है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 होता है, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 होता है, ठीक है। ये हॉलो स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर, ये डिस्क के लिए सॉलिड सिलेंडर के लिए, ये रिंग के लिए हॉलो सिलेंडर के लिए। अब देखो, अब यहाँ पे क्या रखो, के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर है, इसकी वैल्यू ये आप याद रखोगे तो बहुत जगह यूज होगा। इसका यूज मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ नहीं बताने जा रहा हूँ मैं। तो टी स्फीयर अपान टी डिस्क का पूछा गया, ठीक है। तो रूट ऑफ टी स्फीयर, तो 1 प्लस, अब टी स्फीयर का होता है 2/5, तो यहाँ पे के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर की वैल्यू रखोगे 2/5 अपान 1 प्लस डिस्क का क्या होता है 1/2 होता है, तो रखोगे 1/2। इसको यहाँ पे जब सॉल्व करोगे 5 आ गया एलसीएम, तो 5 + 2 ये हो जाएगा 7/5, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 × 1 तो 3/2 आ जाएगा, 2 जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा 14/15। तो रूट ऑफ 14 इज टू रूट ऑफ 15। 5 गेट का क्वेश्चन है, वाई आपसे पूछा गया, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट दिया गया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा a + v के बराबर, और यहाँ सीधे आएगा a, यहाँ पे जब एंड गेट लगा हुआ तो हो जाएगा a + v के बराबर, ठीक है। अब देखिए इसमें ये अब दिया नहीं गया, ठीक है, ऑप्शन में ही नहीं a + v। अब यहाँ पे वैल्यूज रख के देखो, तो यहाँ पे वैल्यू जब आप रखोगे तो जो चीज आप a का रखोगे तो आउटपुट वही आएगा, जो y का आउटपुट आएगा y निकल के आएगा, a के बराबर ही आएगा। अब देखो a और b को हम अलग अलग रखे हैं, a को 0 रख रहे हैं, b को 1 रखें। a को 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा, b का कुछ भी रखो तो ये a 0.0, तो ये हो जाएगा 0. कुछ भी आएगा तो 0 आ जाएगा, तो a 0 रखा तो आपने y आ गया 0। अब a को हम रख रहे हैं 1, b को भी 1 रख रहे हैं, तो a को 1 रखो तो यहाँ पे 1, a को 1 और b को भी 1, तो 1 + 1 1 ही आता है इसमें। अब 1.1 तो 1 आएगा, तो a को 1 रखा तो 1 के बराबर आ गया आउटपुट। अब क्या रखोगे, इसको 1 रखो, b को 0 रखो, तो a को हमने 1 रखा, b को 0, तो a 1, और यहाँ पे 1 + 0 तो 1, 1.1 तो यहाँ पे 1, मतलब जो वैल्यू हम a का रख रहे हैं वही आउटपुट निकल के आ रहा है। इसका मतलब जो y होगा वो a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज हुआ है इसमें, डायरेक्ट नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही आसान, इसमें बाइसिंग पूछी गई है। द फॉरवर्ड बाइसिंग, देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग में जो पी टर्मिनल होना चाहिए वो हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, जो एन टर्मिनल होना चाहिए वो लो पोटेंशियल। पहला ऑप्शन आपका दिया है +2, ये पी टर्मिनल है, +2 ये हाई है और -2 लो होता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 फिर से अच्छा क्वेश्चन है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड राइज द टेम्परेचर ऑफ 20 ग्राम ऑफ वाटर 30 डिग्री मोस्ट व्हेन मिक्स्ड विद इट। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, किसको इसके साथ मिला दिया है। 20 ग्राम वाटर है 30 डिग्री पे, तो चारों ऑप्शन में से किसको इसमें मिलाया जाए कि टेम्परेचर जो राइज हो सबसे ज्यादा हो। तो हम मान ले रहे हैं कि m ग्राम मिला रहे हैं और थीटा डिग्री वाले को मिला रहे हैं, कॉम्बिनेशन का जो मिक्स का जो टेम्परेचर आता है θ0 के बराबर आता है। तो यहाँ पे ms ΔT लगाओ, तो m इसकी वैल्यू 1 और ΔT, ठीक है, ΔT। अब यहाँ इसका टेम्परेचर गेन होगा तो यहाँ हो जाएगा θ0 - 30, ये हो जाएगा। अब किसके बराबर होगा, ये हीट लॉस करेगा, तो ms ΔT मतलब यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे होगा, थोड़ा सा कम होगा, तो θ - θ0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए दोनों को इक्वल करके हमको सॉल्व करना है, तो हो जाएगा 20, अब इसको इनसाइड मल्टीप्लाई 20 θ0 - 20 × 30 हो जाएगा 600 के बराबर। यहाँ क्या हो जाएगा 5m है, तो हो जाएगा 5s है, ठीक है, ये s है। इसका s कितना होता है, वाटर का 1 होता है, तो इसका 1 रख दो, छुट्टी करो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट, तो ये हो जाएगा m × 1 × थीटा, तो हो जाएगा mθ - mθ0 के बराबर है। θ0 को एक तरफ रख लो और थीटा को एक तरफ रख लो। तो देखिए हमको क्या चाहिए, हमको निकालना है थीटा यहाँ पे, कितना मास और कितना टेम्परेचर वाले को यहाँ पे रखा जाए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, θ0 निकालना है। तो देखिए θ0 को इस तरफ लाइए, तो mθ0 इधर आएगा, तो इधर θ0 जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 20 + m, और बाकी इधर क्या था mθ था पहले से, और यहाँ 600 और इसमें ऐड हो जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो अब θ0 हमको चाहिए, तो θ0 हो जाएगा mθ + 600 अपान 20 + m। अब इसमें चारों ऑप्शन रख के आपको चेक करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं, 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो देखिए जब पहला ऑप्शन आप रखोगे, ठीक है, तो पहले ऑप्शन में क्या दिया गया, 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इसमें रखोगे तो आ जाएगा 35, ठीक है, तो 35 डिग्री आ रहा है पहले वाले ऑप्शन, जब आप पहला वाला रखोगे। दूसरा ऑप्शन 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 35, इसको मिलाओगे तब जो टेम्परेचर आ रहा है मिक्सर का वो आ रहा है 33, ठीक है, वो आ गया 33.33। जब तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, इसको मिलाओगे तो यहाँ पे जो θ0 निकल के आ जा रहा है वो आता है आपका 36.67, ठीक है,
और चौथा ऑप्शन जब उसको मिलाओगे तो आता है 22 डिग्री। तो सबसे ज्यादा कब बढ़ रहा है, जब तीसरा हम लोग मिला रहे हैं, ठीक है। तीसरे को मतलब 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री को अगर मिलाओगे इस मिक्सर में, तो जो मिक्सर का टेम्परेचर होगा वो सबसे ज्यादा होगा उस टाइम। तो इसमें रख के ही चेक करना था, और कोई तरीका नहीं था इसका। तो इसमें कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। 38 फिर से अच्छा क्वेश्चन। पैरेलल मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है। इसको इंसिडेंट किया जा रहा है नॉर्मल किसी स्लिट पे। डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। फॉर द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न द फेज डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट मिनिमम आपको यहाँ पे लाना है। तो देखिए जो डेल्टा एक्स होता है पाथ डिफरेंस होता है डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। मिनिमा के लिए होता है एन लैम्डा। तो फर्स्ट मिनिमा तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो डी साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा के बराबर जो है पाथ डिफरेंस के बराबर, ठीक है। अब जो फेज डिफरेंस आपको बताना, तो डी फाइव इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा के बराबर। लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा 2 पाई के बराबर। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर से इसमें कहा गया है कि द एंगुलर विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। एंगुलर विद आपको बताया गया है इसमें, सेंट्रल मैक्सिमा आप सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न 60 डिग्री। तो एंगुलर विद ये पूरा हो जाएगा, तो 60 डिग्री, तो ये इतना कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 30 डिग्री जब आ गया तो डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा हम करते हैं, ठीक है। डी साइन थीटा इक्वल टू करते हैं एन लैम्डा, ठीक है। तो फर्स्ट का आ गया तो सिर्फ एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो आपका जो लैम्डा आ जाएगा वो डी बाई 2 आएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितना रखोगे 30 रखोगे। ये इतना कितना आएगा, ये पूरा 60 है, तो आधा कितना हो जाएगा 60 और 30, तो साइन 30 1/2 होता है। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी डी बाई 2, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पूछा गया है द विद ऑफ द स्लिट, स्लिट की विद भी बताई गई 1 माइक्रोमीटर है। बाद में करें द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव इफ अनदर स्लिट ऑफ द सेम विथ, ठीक है। विथ फिर से सेम है, कोई दूसरी स्लिट है, इज मेड नियर इट यंग्स फ्रिज कैन बी ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन प्लेस एट 50 सेंटीमीटर, ठीक है। बाद में करा कि कोई यंग्स की फ्रिंज है वो कहाँ पे रखी हुई, 50 सेंटीमीटर दूरी पे यहाँ से रखी गई स्लिट से, ठीक है। स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी, 50 सेंटीमीटर के बराबर है। इफ द ऑब्जर्व फ्रिंज विद इज 1 सेंटीमीटर, बाद में कह रहा है ऑब्जर्व जो फ्रिंज की विद है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो कह रहा है व्हाट इज द स्लिट सेपरेशन, जो डबल स्लिट से कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो उनके स्लिट के बीच में कितना सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है, वो आपको बताना है यहाँ पे। तो फ्रिंज विद का फॉर्मूला बीटा इक्वल टू होता है आपका लैम्डा डी बाई डी के बराबर। डी डैश रख लो, हमने डी यूज कर लिया तो डी डैश रख लो। अब यंग्स डबल स्लिट जो आ रहा है, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट जो फ्रिंज बनने है उसकी विद यहाँ पे ये दी गई। तो विद का आपको दिया गया है, आपको सेंटीमीटर में दिया गया, 1 सेंटीमीटर का आ गया तो मीटर में चेंज करो, तो ये 10 की पावर -2 कर दोगे, हो जाएगा फ्रिंज की विद। अब लैम्डा की जगह क्या रखना है, डी बाई 2। तो लैम्डा की जगह रखो डी बाई 2। डी आपको दिया है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करो, -2 कर दोगे। यहाँ पे डी डैश आपको निकालना है, ठीक है। डी डैश निकालना है। इस डी की वैल्यू माइक्रोमीटर में दी गई थी 1 माइक्रोमीटर, 10 की पावर -6 कर लो, डी यहाँ से हटा दो। डी डैश निकालना, डी डैश को इस तरफ लाओ, बाकी 10 की पावर -2 को इसके नीचे लाओ, या यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 5 को करोगे आ जाएगा 25। तो 25 इंटू 10 की पावर -6 दैट्स मीन 25 माइक्रोमीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो जो डबल स्लिट का जो विद होगा वो आ जाएगा 20 माइक्रोमीटर के बराबर। नंबर 40 ये डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो वाल से रिफ्लेक्शन वाला केस आपने पढ़ा होगा, लेकिन वाल वहां पे फिक्स होती है, यहाँ पे तो वाल को मूवेबल मान के लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही दिया गया, कोई सबमरीन बी है जो ए का पीछा कर रही है, ठीक है। सबमरीन बी ए का पीछा कर रही है, बी का स्पीड दिया गया है 7.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ए का दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया गया था, लेकिन इसको मैंने चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में। और वी यहाँ से कोई फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, ठीक है, F0 500 हर्ट्ज के बराबर यहाँ से फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। और जो साउंड की स्पीड है वाटर के अंदर वो है 1500 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो बाद में कह कि यहाँ पे जाएगी, इससे टकराएगी ये, और फिर से वापस जो इसको सुनाई देगा, फिर से यहाँ पे जो साउंड आएगा सुनाई देगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे पहले हम निकालेंगे एफ ए, यहाँ पे कितना होगा, तो इसको मानेंगे सोर्स, इसको मानेंगे ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ऑब्जर्वर अब हम लगाएंगे एफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, F0 आपको दिया है 500, अभी वैल्यू मत रखो F0। अब देखिए v प्लस माइनस, तो v ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी की वजह से फ्रीक्वेंसी कम आनी चाहिए, तो v माइनस हो जाएगा। अब इसका स्पीड कितना है 5, ठीक है, तो v -5 हो जाएगा। अब अपान v, अब यहाँ पे प्लस माइनस सोर्स होता है, तो सोर्स की वजह से जो इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देनी चाहिए वो बढ़ी हुई सुनाई देनी कि घटी वाली, भाई ये इसी की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी की वजह से बढ़ी हुई सुनाई देनी चाहिए, और बढ़ी हुई नहीं सुनाई देनी चाहिए। यह बढ़ाने के लिए हमको नीचे कम करना पड़ेगा, इसका मतलब माइनस लाना पड़ेगा, माइनस आप 7.5 हो जाएगा, यह आ जाएगा आप एफ ए। अब ये जो होगा वो सोर्स का काम करेगा। अब ये हो जाएगा स्ट्रिंग, अब इसको सुनना है वो वाली फ्रीक्वेंसी जो लौट के आएगी, तो फिर से करो एफ वी, तो एफ वी इक्वल टू हो गया एफ ए। अब एफ ए की वैल्यू यह है F0 v -5 और v -7.5, ये तो हो गया एफ क्यू की वैल्यू।
अब देखो अब क्या करना है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ रही है इस तक, तो v तो ऐसे रखो प्लस माइनस ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब ये, तो इसकी वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी, ये उसी की तरफ जा रहा है, उसी की तरफ जा रहा है, तो जो भी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो उसको अच्छे से सुनाई देगी, मतलब ज्यादा सुनाई देनी चाहिए। तो प्लस में हो जाएगा 5। और अब जो सोर्स है, सोर्स क्या है, सोर्स दूर भाग रहा है, तो सोर्स दूर भाग रहा है तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में कमी होनी चाहिए, और कमी होने के लिए डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब इसकी स्पीड को इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 के बराबर। बस इसको आपको सॉल्व करना है। यह आ जाएगा F0 की जगह आपको रखना है 500, v माइनस 5 1500 माइनस 5 तो हो जाएगा 1495, ठीक है 1495, ठीक है, अपान v माइनस 7.5 तो ये भी आ जाएगा 1492.5, 1492.5 हो जाएगा। यहाँ से इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1505, तो यहाँ पे हो जाएगा 1500, यहाँ पे किसकी वेलोसिटी रख दी हमने, यहाँ पे हो जाएगा 7.5, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1507.5, यहाँ पे हो जाएगा 1505। बस भैया इसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इसका कैलकुलेशन जब कर लेना आप लोग तो आ जाएगा 502, ठीक है, कुछ नहीं बस इसमें कैलकुलेशन ही है। बस आपको डॉपलर इफेक्ट वाले क्वेश्चन में यही देखना होता है कि किसकी वेलोसिटी की क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, बस ये आप अगर देखना चाहेंगे तो फार्मूला याद ही नहीं करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ पे दिया गया है कि अगर एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया जाए, फ्रीक्वेंसी को 1/4 कर दिया जाए तो इंटेंसिटी भी क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को, ओमेगा की जगह 2 πf रखोगे तो f का स्क्वायर हो जाएगा। तो आई जो होगा तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड डबल कर रहे हैं तो डबल मतलब 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा हम ओमेगा को मानने की डबल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर को तो 16 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ए ओमेगा स्क्वायर की जगह आई रख दोगे क्योंकि आई की वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर, तो आई डैश जो आएगा तो वो हो जाएगा 4 से 16 को डिवाइड करो तो आ जाएगा 4, तो ए ओमेगा स्क्वायर बाई 4, ए की जगह रखोगे आई तो आई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आई बाई 4, मतलब कि 4 टाइम्स कम हो जाएगा, डिक्रीजेस बाई फैक्टर ऑफ 4। नंबर 42, ठीक है, ये भी YDSC का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया कि जो ब्राइट स्पॉट बनेगा, ब्राइट व्हाइट स्पॉट बनेगा, व्हाइट स्पॉट वो कहाँ पे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जो ओ लिया गया है तो वो बीच में नहीं लिया गया, ठीक है, स्लिट के बीचों बीच नहीं लिया गया, वो पॉइंट जो लिया गया है वो d/2 यहाँ पे तो d/8 पे लिया गया, ठीक है, नीचे से जाओगे तो d/8 है, पूरा कितना होता है d होता है, तो ऊपर कितना है 7d/8 और नीचे है d/8, टोटल हो जाएगा d के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से कितनी दूरी पे होगा जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इसका बनेगा, तो जो भी नियरेस्ट होगा वो कहाँ पे बनेगा, सेंट्रल पे बनेगा, ठीक है, तो सेंट्रल पे अगर यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओगे वहां से आओगे तो ये पे पाथ डिफरेंस होता है 0, तो वहां पे मैक्सिमम बनता है, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बनती है, तो इसी की डिस्टेंस निकालनी। तो देखो इसको निकालने में फार्मूला लगाओ ही मत, देखो यहाँ पे अगर हाफ किया जाए तो हाफ की सिधाई में ही होता है जो सेंट्रल वाला होता है, ठीक है, स्लिट के बीचों बीच में होता है, तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए d/2, तो ये हमने कर दिया d/2, इतना पहले ही बता दिया कि d/8 है, जो O की पोजीशन है वो d/8 हाइट पे है, ठीक है, यहाँ पे d/8 है, तो अब यही तो हमको निकालना है, तो टोटल है d/2, इतना है d/8, तो इतना कितना होगा, तो इसको क्या करना, d/2 से d/8 माइनस कर दो तो ये आ जाएगी O से डिस्टेंस इसकी, यहाँ पे मानो कि ब्राइट वाला बनना है, तो अब क्या करना है d/2 माइनस d/8, एलसीएम लोगे आ जाएगा 8, 2 4 जा 8, 4d माइनस d, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3d/8 के बराबर, ठीक है, कितनी शिफ्टिंग होगी 3d/8 के बराबर। नंबर 43 है का कोई स्मॉल स्फीयर है, ठीक है, मास उसका एम दिया गया, सस्पेंडेड है किसी थ्रेड से, उसकी लेंथ एल दी गई, इसको रिलीज किया जाता है, लेकिन कहाँ तक लिया जाता है, पहले जहाँ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था तो यहाँ से उठा के इसको यहाँ तक ले गया, उसके बाद यहाँ से रिलीज कर दिया, तो यहाँ पे टेंशन आपसे पूछा है कितनी होगी, तो नीचे जो टेंशन होगी mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, जो सेंटीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक है, तो वो और mg के बराबर यहाँ पे टेंशन लगेगा, टी मैक्स की वैल्यू यही हो जाएगी। तो अब हमको v नहीं पता है, तो v निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना रहा होगा mgl रहा होगा, यहाँ पे पहुंचेगा तो mv स्क्वायर में बदल जाएगा, हाफ mv स्क्वायर में ये बदल जाएगा, m से m कैंसिल, v स्क्वायर आपको निकालना, v स्क्वायर इसका 2 हो जाएगा 2gl के बराबर, ठीक है, v स्क्वायर क्या हो जाएगा 2gl के बराबर, यहाँ पे रख दो v, यहाँ पे r जो हमने रखा है तो r यही रेडियस ही तो होता है, ये लेंथ है, यहाँ पे थ्रेड की लेंथ l दी है तो यहाँ पे l कर लो, तो ये जो वैल्यू निकल के आ जाएगी m/l, और v स्क्वायर की जगह हमने क्या निकाला 2gl, l से l कैंसिल आउट होगा तो ये कितना बचा 2mg, और mg पहले था तो दोनों जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 3mg के बराबर, टोटल टेंशन कितना लगेगा 3mg के बराबर। नंबर 44, ठीक है, ए लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच 3 सेंटीमीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज v, 3 सेंटीमीटर जब कह रहा है स्ट्रेच किया गया तो पोटेंशियल एनर्जी E है, तो बाद में 6 सेंटीमीटर तक स्ट्रेचिंग की गई तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो ये U होता है हाफ kx स्क्वायर के बराबर, ठीक है, तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो पहले कितना था v, जब इसमें स्ट्रेचिंग की गई 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 9, v डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 किया गया, मतलब
तो 6 सेंटीमीटर की स्ट्रेचिंग हुई तो स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा। वी डैश आपको निकालना है तो वी डैश इक्वल टू हो जाएगा 36 बी बाई 9, 9 से 36 को कैंसिल करोगे 4 टाइम जाएगा तो वी डैश इक्वल टू हो जाएगा 4b के बराबर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 4b के बराबर। लास्ट क्वेश्चन है 45 यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर रिलीज इन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, यहाँ वर्टिकल प्लेन में यहाँ से रिलीज किया गया है इसको, तो आपको बताना था रॉड इज हिंज, यहाँ पे ये हिंज किया गया है। ठीक है, एंगुलर स्पीड आपको बतानी जब रॉड यहाँ पे पहुंचेगा तो एंगुलर स्पीड, तो अब पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इसका मास बता, सेंटर ऑफ मास समझ लो यहाँ पे है, तो इसकी हाइट हमको देखनी है, तो ये हाइट हमको चाहिए, ये आपको एंगल दिया गया है। ठीक है, तो ये जो हाइट हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी, ये आधी लेंथ है। ठीक है, ये लेंथ आधी हो जाएगी, यहाँ पे दिया गया 50 सेंटीमीटर तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये हाइट जो होगी तो क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमको चाहिए तो हाइपरटेनियस इंटू साइन थीटा, तो एच की वैल्यू हो जाएगी L/2 साइन थीटा के बराबर। तो mgh करना है, mgh, h की जगह क्या रखोगे L/2 साइन थीटा के बराबर। ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके बराबर होगी, जब यहाँ पे पहुंचेगा नीचे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई हो जाएगा रॉड का एंड के जो एक्सिस होता है एंड पे उसके थ्रू होता है 1/3 ml स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो आपको कैलकुलेट ही करना है, बस वैल्यू रख लो। m से m कैंसिल कर दो, l से l एक कैंसिल हो, एक l बचा रह जाएगा, ओमेगा आपको निकालना 1/2 है, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ g साइन थीटा बचेगा। ठीक है, g मतलब 10 साइन थीटा की वैल्यू 1/2, यहाँ पे 3 बच रहा है, 3 जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक l बच रहा है, l आ जाएगा नीचे, l की वैल्यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 0.5, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू इतना आएगा, ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा √30 के बराबर। ठीक है, वैसे भी देख लो 10 या 30। ठीक है, 1/2 ऊपर है, 0.5 को अगर कैलकुलेट करो तो 1/2 लिख सकते हो इसको, 0.5 को तो 1/2 कैंसिल आउट, 10 × 3 आ जाएगा √30 के बराबर, रेडियन पर सेकंड आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। तो इस वीडियो में अब इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नंबर 32 में। जितने भी आपके डाउट आ रहे हैं, ठीक है, डाउट की एक सेपरेट वीडियो बना ली जाएगी। अब कमेंट करके समझाना काफी मुश्किल होता है, तो जितने भी डाउट आ रहे हैं उनको नोट कर रहे हैं और एक सिंगल वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, जब सफिशिएंट अमाउंट में हो जाएंगे तो उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें इतना रखेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।